कोशिशों की राहों पर पैर चूमती सफलता, किस्मत के सहारे गले लगती असफलता। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अथक प्रयासों से मिली सफलता गूंजी है। हौसलों की उड़ानों ने सदा बुलंदी चूमी है, पस्त हौसलों के पास असफलता घूमी है। होगी हर मुश्किल आसान गर इरादे पक्के, अड़ीग इरादों ने नाकामी के छुड़ाए छक्के। लक्ष्य पर जिसने साहस के निशाने साधे हैं, असफलता ने उन्हें ही मिलने के करे वादे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं NCERT की किताबों में से बनाए गए नोट्स में से, और ये नोट्स आपको पता ही है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में आगामी जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, चाहे RTET है जिसको हम रीट भी कहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एग्ज़ाम है, हरियाणा HSSC का कोई एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं भूगोल। कक्षा 9वीं भूगोल का पहला अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 1। ये कक्षा 9वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक का नाम है। और आज हम कक्षा 9वीं की भूगोल का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए हिमालय पर्वत। यह भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। यह पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है, जो कि काफ़ी लंबा है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितनी है? 400 किलोमीटर, एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। आगे देखिए, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर हैं। आगे हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर दिए गए हैं, और वो शिखर किस देश में है ये दिखाया गया है, और उनकी ऊंचाई यानी मीटर में कितनी है ये यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, और ये नंबर 1 पर है, क्योंकि सबसे ऊंची विश्व की यही चोटी है। आगे है मकालू पर्वत, और ये है कहाँ है? ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है मीटर में? 8,481, और ये तीसरे नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर कौन सी है? दूसरे नंबर पर भारत में कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ये नंबर 2 पर है। और नंबर 3 पर कौन सी थी? मकालू, नेपाल में 8,481। आगे देखिए, नंबर 3 पर क्या दिखा रखा है? धौलागिरी पर्वत है। ये कहाँ पर है जी? ये नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है मीटर में? 8,172, और ये नंबर 4 पर है। अन्नपूर्णा कहाँ है? ये भी नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,078, और ये नंबर 6 पर आती है। आगे देखिए, गुरुला मंधाता, ये भी नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई है मीटर में 7,728। कंचनजंगा मैंने आपको बता ही दिया, ये भारत में है। नंबर 2 की ये पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है विश्व में, और ऊंचाई होगी 8,598 मीटर। आगे देखिए, नंगा पर्वत, ये कहाँ पर है? ये भी भारत में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर, और ये नंबर 5 पर आती है। आगे देखिए, नंदा देवी। नंदा देवी और नंगा पर्वत अलग अलग हैं दोस्तों। ये है नंदा देवी, जो नंबर 8 पर है। ये भारत में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर।
आगे देखिए, आगे है कामेट। कामेट कहाँ है? ये भी भारत में है, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर में। नामचा बरुआ ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। तो ये कामेट और नामचा बरुआ की जो ऊंचाई है वो दोनों की एक समान है। आगे देखिए, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का ये बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियाँ यानी बर्फ की झीलें। ठीक है, आगे देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। असम यानी उबड़ खाबड़, ऊंची नीची। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। आगे देखिए, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। इनकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर में तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। और शिवालिक श्रेणियां जो है, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा की बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो कि हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित हैं। आगे पढ़ते हैं, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि उदाहरण के लिए देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। आगे देखिए, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के कुछ भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देखिए, आगे हम अध्ययन करेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह लगभग 2,400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है, जो कि नदी से छोटी होती हैं। नदियाँ बहुत लंबी होती हैं और ये नदियाँ जब निचले भाग में गाद, मिट्टी, कंकड़ इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी धाराओं में ये बढ़ जाती है और इन धाराओं को ही हम क्या कहते हैं? वितरिकाएं कहते हैं। आगे देखिए, दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग कहाँ है? नल्ले पाक में स्थित है। और नल्ला पाक भी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इमरान की जो पार्टी थी उसकी सरकार गिर चुकी है और नए वहाँ पर पीएम आए हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, जो कि सही नहीं है। यह 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित है। आगे देखिए,
नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे हम क्या कहते हैं? भाबर के नाम से जानते हैं। भाबर पट्टी में सभी सरिताएं विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है। इन्हें नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण ये करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तराई। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। आगे देखिए, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण इनका होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो नदियाँ हैं वो बाढ़ के साथ नई जो मिट्टी है वो ले आती है और प्रत्येक वर्ष उन मैदानों का पुनर्निर्माण उस मृदा का होता है, इसलिए ये बहुत ही उपजाऊ होती हैं। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय पठार। यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रायद्वीपीय भारत। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि के नाम से भी हम जानते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में किससे घिरा है? अरावली से घिरा है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, राइट डाउन कीजिएगा। आगे देखिए, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी। आगे देखिए, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है दोस्तों, दोबारा पढ़ते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जाता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। आगे देखिए, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है। आगे देखिए, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव से ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चोटियां हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर
ऊंचा है, मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है, राइट डाउन कीजिएगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी कितना है? 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियां स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए, उंगमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर समुद्र तल से 2133 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह तमिलनाडु में पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह है, यहाँ पर पाई जाने वाली काली मृदा जिसे किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य यह है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल क्या हैं? आग्नेय। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये खंडित पहाड़ियां हैं जो कि कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। आगे हम अध्ययन करेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। यहाँ वनस्पति बहुत कम है। केवल लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है जिसका पानी क्या है? खारा है, और जहाँ पर नमक उत्पादन होता है। बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाक सीमा के समीप प्रमुखता से ही पाए जाते हैं। बरखान कह देते हैं और बरकान भी कह देते हैं। आगे देखिए, तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। कौन कौन से 3 भाग? तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई और गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों। आगे देखिए, चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। यह झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत है और ओडिशा राज्य यहाँ पर है, और ये जो चिल्का है ये यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल समुद्र के किनारे पर। द्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप छोटे प्रवाल द्वीपों से बना द्वीप है। पहले इसको लकादीव, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रख दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बंटा है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। यहाँ जो जलवायु है वो विषुवतीय है तथा घने जंगलों से ये आच्छादित है यानी घिरा हुआ है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखिए, प्रवाल। प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं और दिखने में कैसी होती हैं? ये देखिए, दिखने में ये ऐसी होती हैं जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। तो ये प्रवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कक्षा आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अगली कक्षा में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।